नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम मानव पर्यावरण संबंधों की जो अवधारणाएं हैं या मानव पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध हैं उसकी व्याख्या करने वाली जो अवधारणाएं हैं, जो संकल्पनाएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसमें से पहली जो अवधारणा है निश्चयवाद या पर्यावरणवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। यो मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है उसकी व्याख्या करना, उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है और उस उद्देश्य के अनुरूप ही समय अनुसार अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में अलग अलग अवधारणाएं विकसित हुई, जिसमें सबसे प्राचीन या सबसे प्राचीन जो शुरुआती विचार जो था वो था कि प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है और मनुष्य जो है वो एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में प्रकृति में विचरण करता है। इस विचार को निश्चयवाद या पर्यावरणवाद की संकल्पना के रूप में मूर्त रूप दिया गया और इसका प्रतिपादन किया गया। दूसरी जो संकल्पना थी वो संभववाद की संकल्पना है। जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, उसके बौद्धिक कौशल में बढ़ोतरी हुई, उसने तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से विकास किया, तो उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, अपने ज्ञान के अनुरूप के आधार पर उसने ये पाया कि प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं विद्यमान हैं। तो प्रकृति जो है उसकी दिशा को निर्धारित नहीं कर सकती। प्रकृति केवल बहुत सारी जो संभावनाएं जो हैं वो मनुष्य के सामने प्रकट करती हैं और ये संभावनाएं जैसे जैसे मनुष्य विकास करेगा वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी और उन संभावनाओं में से किसका चयन करना है वो मनुष्य अपने ज्ञान के आधार पर, संस्कृति के आधार पर या आवश्यकता के आधार पर निर्धारित करेगा। तो मनुष्य इसमें प्रमुख एक सक्रिय भूमिका में रहता है। तीसरी जो संकल्पना थी वो नवनिश्चयवाद की है। उसमें यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य ने अत्यधिक दोहन, अत्यधिक शोषण और अत्यधिक उपभोग करना शुरू किया प्रकृति का, उससे बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आए और प्रकृति दूषित होती चली गई, प्रकृति में बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो एक निश्चयवाद की संकल्पना आई कि विचारधारा भी उद्धृत हुई और प्रतिपादन किया गया, जो ये दर्शाती है कि मनुष्य को अपने प्रगति के पथ को इस तरीके से निर्धारित करना चाहिए कि वो प्रकृति द्वारा सुझाए हुए जो रास्ता है उससे भटके नहीं और वह उसके अनुरूप ही हो। तो उसके जो प्रकृति का पथ है, प्रगति का पथ है, वह प्रकृति द्वारा सुझाए हुए रास्ते पर ही होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए और वरना इसके प्राकृतिक दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। अब हम बात करें मानव पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों की, तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही मानव पर्यावरण के जो संबंध हैं वो परिवर्तनशील रहे हैं। शुरू में मनुष्य जो है वो बाकी जीवों की भांति प्रकृति में विचरण करता था और प्रकृति ही उसके क्रियाकलापों को, उसके जीवन शैली को निर्धारित करती थी। तो एक तरीके से पहले मनुष्य जो है बाकी जीवों की भांति ही रहता था। निष्क्रिय तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इतना शक्तिशाली भी नहीं था, इतना सक्षम भी नहीं था कि वो प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल सके। तो उसने अपने धीरे धीरे उसने खुद ने प्रकृति में अपने आप को समायोजित किया और प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढालना शुरू किया। लेकिन जो निश्चयवाद की संकल्पना है वह मनुष्य को केवल एक दास के रूप में मानती है, एक निष्क्रिय भूमिका में रखती है और यह कहती है कि मनुष्य के नियति का निर्धारण प्रकृति के द्वारा होगा। तो निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है, वातावरणवाद भी कहा जाता है, प्रकृतिवाद भी कहा जाता है, भाग्यवाद भी कहा जाता है। और ये जो विचार हैं इसके पीछे वह तो प्राचीन समय से ही विद्यमान था, चाहे वह यूनान के विद्वानों का हो, चाहे रोम के विद्वानों का हो, अरब के विद्वानों का हो। सब विद्वानों के ग्रंथों में, विचारों में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि वो प्रकृति को शक्तिशाली मानते थे और मनुष्य के हर क्रियाकलापों में उसकी, चाहे वो शारीरिक स्वरूप हो, चाहे व्यवहार हो, उसकी जीवन शैली हो, उसकी संस्कृति हो, उसके खान पान, रहन सहन, सब में मनुष्य के ऊपर प्रकृति के प्रभाव को स्पष्टतः
दर्शाते थे। अब जो इस विचार को एक मूर्त रूप, एक संकल्पना के रूप में विकसित करने का श्रेय जो है वो हर जर्मन भूगोलवेता विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल को जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी के प्रथम खंड में प्रकृति व उसकी शक्तियों तथा नियमों को मानव व मानवीय क्षमताओं से श्रेष्ठ माना है। उन्होंने ये माना था कि प्रकृति जो है और उसकी जो शक्तियां हैं और उसके जो नियम हैं वह मानवीय क्रियाकलापों को, मानवीय गति को, मानवीय नियति को प्रभावित करते हैं और उसकी नियति का निर्धारण करते हैं। निश्चयवाद जो है वह मानव के प्रकृति में जो उसका जो स्थान है वो एक तरीके से बहुत नगण्य मानते हैं कि प्रकृति में उसका स्थान बाकी जीवों की भांति है और वो एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। यदि हम प्राचीन भूगोलवेताओं में हम बात करें या यूनानी विद्वानों की बात करें तो हेरोडोटस हैं, हिप्पोक्रेटिस हैं, थुसिडाइडिस हैं, अरस्तु हैं, इन सब ने प्रकृति के प्रभाव को दर्शाया है। अरस्तु ये मानते थे कि यूरोप के जो लोग हैं वह चूँकि उनकी स्थिति ऐसी है कि वो ठंडे वातावरण में रहते हैं तो इसीलिए बहादुर तो होते हैं, लेकिन वो बुद्धि और विचार और राजनीतिक संगठन जो है वो उसका उनमें अभाव होता है। और एशिया के जो लोग हैं वहाँ पर उष्ण वातावरण होने के कारण विचारवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, किंतु उनमें उत्साह की कमी होती है। और जो उनका जो देश है, उनका जो राज्य है यूनान, उसकी अवस्थिति इन दोनों महाद्वीपों के बीच में थी, इसलिए उन दोनों की जो विशेषताएं थी, दोनों के जो सकारात्मक पहलू थे वो इस यूनान में स्थित थे और विद्यमान थे, और इसीलिए यूनान एक शक्तिशाली और सबल राज्य के रूप में और एक सभ्यता के रूप में विकसित हुआ। ये अरस्तु के विचार थे। हिप्पोक्रेटिस ने भी मैदान में रहने वाले लोगों को और पर्वत पर रहने वाले लोगों में क्या अंतर है उसको दर्शाने की कोशिश की है, तो वो इस तरीके से उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। स्ट्रैबो ने रोम के विकास में भौगोलिक स्वरूप का जो योगदान है उसको दर्शाने की कोशिश की है। इसी तरीके से अलग अलग भूगोलवेताओं ने इसको दर्शाने की कोशिश की है, चाहे वो अरब भूगोलवेता हो, अल-मसूदी है, इब्न खल्दून है, या जर्मन भूगोलवेता हो, वारेनियस हो, इमानुएल कांट हो, कार्ल रिटर हो, जॉर्ज और रिनहोल्ड फॉस्टर हो, ऑन हम्बोल्ट हो। हम्बोल्ट ने तो ये बताया था कि हम्बोल्ट ने कहा है कि जो अरब जो विद्वान थे या अरब जो लोग हैं वो उनका नक्षत्र शास्त्र में या आकाश के अध्ययन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वह ऐसे भौगोलिक वातावरण में रहते हैं जहाँ पर बादल नहीं होते हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पर बादलों की कमी नहीं होते हैं, और इसीलिए खुला आकाश होने के कारण वह आकाश का अध्ययन बहुत आसानी से कर लेते थे और इसीलिए उसमें पारंगत भी हो गए। उसी प्रकार से उसने जो हम्बोल्ट थे उन्होंने फिनीशियन जो लोग थे उनके शक्ति के पीछे मुख्य कारण ये माना कि उनकी जो अवस्थिति है वो सागर के किनारे है और इसीलिए वह एक अच्छे नाविक के रूप में वो अपने आप को विकसित कर पाए, और इसीलिए वो जो इनकी नावों की सैन्य शक्ति थी उसने उसको और एक समृद्धशाली और शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित किया। इसी तरीके से अलग अलग विद्वानों ने और भी इन बातों पर दर्शाया है, चाहे वो कार्ल रिटर हैं जो कि जिन्होंने मानव पर प्रभाव डालने वाली शक्तियों में जलवायु को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है या सबसे प्रमुख योगदान या सबसे प्रथम योगदान जो है वो रेडजेल का माना जाता है। रेडजेल ने अपनी किताब में जो बात कही थी उसी बात को जो है बाद में इसी बात को, इसी विचार को आगे इनकी शिष्या एलिन सैम्पल ने बढ़ाया, जो कि एक कट्टर समर्थक भी थी। और एलिन सैम्पल जो हैं वह तो ये कहती थी कि मानव जो है वो पृथ्वी तल की उपज है और मानव मात्र मोम का पुतला है जिसे प्रकृति इच्छा अनुसार ढालती है। फ्रेडरिक रेडजेल ने
जो मानवीय विकास है, मानवीय बुद्धि, सभ्यता और संस्कृति का विकास है, उसके बारे में कहा है कि जो मानवीय विकास है वह एक, उसकी तुलना जो है हम एक चिड़िया के स्वच्छंद उड़ान के से नहीं कर सकते, क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान है वह प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की बाधाओं द्वारा निर्धारित नहीं है, भौगोलिक स्वरूप के द्वारा उस निर्धारित नहीं है, बल्कि उसकी तुलना हम एक पेड़ या एक पौधे के तने से कर सकते हैं, जो कि पौधा ज़मीन में गढ़ा हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि मनुष्य की जो संस्कृति का विकास है वह उसके भौगोलिक स्वरूप पर निर्धारित, उस पर निर्भर करेगा या उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उसी प्रकार से अन्य जो भूगोलवेताओं में हम बात करें तो फ्रांसीसी भूगोलवेता मॉन्टेस्क्यू हैं, बॉडीन है, डिमोलिन्स है, फ्रेडरिक लीपले हैं, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है इस विचारधारा या इस संकल्पना को आगे बढ़ाने में। फ्रेडरिक लीपले ने एक बात कही कि उन्होंने ये बात दर्शाने की कोशिश की कि कोई भी स्थान है, उस स्थान के अनुरूप वहाँ पर क्रियाएं होंगी या आर्थिक क्रियाएं होंगी, और उन आर्थिक क्रियाओं के अनुरूप ही वहाँ की लोक संस्कृति का विकास होगा। तो उस किसी भी जगह की लोक संस्कृति जो है वह वहाँ के भौगोलिक वातावरण, उसके भौतिक स्वरूप पर निर्भर करेगी। तो स्थान जो है वो कार्य का निर्धारण करेंगे और कार्य जो है वो वहाँ की संस्कृति का निर्धारण करेंगे। उसके बाद में अमेरिकन भूगोलवेता डेविस हैं, चिसोल्म है, रॉबर्ट मील, हंटिंगटन, चर्चिल सैम्पल आदि ने भी इसका समर्थन किया। और ब्रिटिश भूगोलवेताओं में मैकेंडर है, पैट्रिक गिडीज़ है, हैकल, बकल आदि, जो हॉबर्टसन है, इन्होंने भी इसका समर्थन किया था। अब हम यदि बात करें तो इस जो निश्चयवाद की जो संकल्पना है, उस निश्चयवाद की संकल्पना में जो कुछ मतलब हम यदि उसकी आलोचनात्मक विश्लेषण करें या उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चयवाद की जो संकल्पना है वह उसने मनुष्य को एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में माना है, जो कि कतई सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति में कई सारे ऐसे परिवर्तन किए हैं, कई ऐसे अपने अनुरूप उसको ढाला है और इतने कई तरीके से उसको अपने अनुकूल बनाया है। जहाँ पर कभी भी खेती करने की संभावनाएं थी वहाँ पर भी खेती की गई है, जहाँ पर कभी मानव अधिवास विकसित होने की संभावना नहीं थी वहाँ पर मनुष्य ने अधिवास विकसित किए हैं। तो उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वह प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि उसने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने बुद्धि और कौशल के आधार पर प्रकृति के साथ समायोजन किया है और उसमें अपने अनुकूल स्थान बनाया है। और जैसे मानव प्रकृति प्रदत्त प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता पैदा कर अपना विकास निरंतर रख सकता है। और प्रकृति के नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव तथा प्रभाव के स्थान पर प्रतिक्रिया या समायोजन द्वारा व्यक्त करना चाहिए। तो जो निश्चयवाद की जो भाषा है, जो शब्दों का चयन है, उसमें जैसे वो प्रकृति को इस तरीके से बताते हैं कि प्रकृति जो है मानव की नियति का निर्धारण करती है, नियंत्रण करती है, वह हम तो इस बात को हम इस तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रकृति निर्धारण नहीं करती है और न ही नियंत्रण करती है, बल्कि वो प्रभावित कर सकती है और या प्रभावित नहीं करके वो उसके साथ में प्रतिक्रिया कर सकती है। तो हमें जो शब्दों का चयन है या जो जिस तरीके से बात जो व्याख्या की गई है मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में निश्चयवाद के द्वारा, वह पूर्णतः सही नहीं है। चाहे वो मलेशिया व इंडोनेशिया में रबर उत्पादन के लिए की बात हो, क्योंकि रबर जो है वह जंगली रूप में अमेज़न बेसिन में
उत्पन्न होता था। लेकिन आज जो है रबर का उत्पादन मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह में होता है और अमेज़न में नहीं होता है। तो प्राकृतिक रूप से तो रबर का उत्पादन वो वहाँ का पौधा है अमेजन बेसिन का, लेकिन मानव ने आज उसको मलेशिया और इंडोनेशिया वाले इलाकों में भी उसको बढ़ावा दिया है। उसी प्रकार से हम देखें कि बागानी जो खेती है, बागानी खेती भी केवल मनुष्य के प्रबंधकीय ज्ञान, उसके जो कौशल क्षमता है उसके आधार पर ही निर्धारित की गई है। बागानी खेती जो है वो पूरी तरीके से साम्राज्यवादी दौर में या अंग्रेज़ों के समय में इसका विकास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में किया गया था और इसका विकास पूर्णतया मनुष्य के द्वारा किया गया है। वो ऐसी जगहों पर बागानी खेती की गई है जहाँ पहले नहीं होती थी। और इस प्रकार से हम इस प्रकार की खेती से ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य ने की जो प्रकृति है या उसकी जो मनुष्य की जो प्रगति है या उसकी जो आर्थिक क्रिया है उसका निर्धारण प्रकृति पूर्णतया नहीं करती है। किरचॉफ के अनुसार मानव जो है ऐसी मशीन नहीं है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। उद्योग धंधों का विकास जो है वो मानव की अपनी सफलता है। उदाहरण के स्वरूप हम बात करें तो जापान में कपास का उत्पादन नहीं होता, लेकिन फिर भी जापान जो है विश्व में सूती वस्त्र उद्योग में अपना विशेष स्थान रखता है। और आज जैसे हम कहें बात तो जो भी भौगोलिक अवरोध थे उन सबको मनुष्य ने पार कर लिया है। जहाँ पर संभावनाएं नहीं थी वहाँ पर भी संभावनाएं मनुष्य ने स्थापित की है या ढूंढ ली है। जॉर्ज टैथम, इनकी आलोचना में, यदि निश्चयवाद की आलोचना में हम बात करें तो जॉर्ज टैथम ने अपनी बात को बहुत ही प्रमुखता से रखा है और उन्होंने कहा है कि यद्यपि वातावरण निस्संदेह रूप से मानव को प्रभावित करता है, किंतु इसके बदले में मानव अपने वातावरण को परिवर्तित करता है और ये अंतर्द्वंद इतना पेचीदा है कि किसका प्रभाव कब समाप्त हो जाता है ये जानना कठिन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो निश्चयवाद की संकल्पना है, जो कि प्रकृति को सर्वशक्तिमान और मनुष्य को उसका दास मानती है, वह व्याख्या वह सही नहीं है। और इस प्रकार से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि मनुष्य ने अपने ज्ञान, कौशल और तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के आधार पर प्रकृति में